हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करेंगे वंडर वॉल इंटरैक्शन को। तो पिछले वीडियो में हमने वंडर वॉल इंटरैक्शन को थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो वंडर वॉल इंटरैक्शन it is a distribution of electronic charge around an atom changes with time। इसमें आता है induced dipole interaction। अब ये है इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब नॉन पोलर मतलब ये दो नॉन पोलर के बीच का इंटरेक्शन है। दो नॉन पोलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक डायपोल और दूसरे साइड का पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरा डायपोल, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन होता है वंडर वॉल इंटरेक्शन, ये एक वीक इंटरेक्शन है। इसका एनर्जी होता है 0.424 किलो जूल पर मोल। ये नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी शो करता है, नॉन स्पेसिफिक लाइक पोलर 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 के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, पोलर नॉन पोलर के बीच होगा, पोलर और नॉन पोलर, या फिर नॉन पोलर नॉन पोलर। अब ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है डिस्टेंस से, मोस्ट सेंसिटिव टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से कैसे होगा कि इसमें दो तरह का फोर्स होगा। एक तो अट्रैक्शन होगा, दो तरह का इंटरैक्शन होगा, एक अट्रैक्शन और दूसरा होगा रिपल्सन। अट्रैक्शन की जो एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r⁶ और रिपल्सन की होगी 1/r⁴। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, आए भी हुए हैं PYQs में ऑलरेडी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीज विथ साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा। अब मैक्सिमम अट्रैक्शन, इसका एक कंडीशन होता है मैक्सिमम अट्रैक्शन का। जैसे ये ए मॉलिक्यूल है और ये दूसरा एक और मॉलिक्यूल है बी। अब इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होगा, तब होगा जब ये दोनों ही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ए और बी का, वो VCD के बराबर होगा। VCD, यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। अब इससे अगर ज्यादा पास आते हैं तो फिर रिपल्सन होने लगता है। अब दो चीजें यहाँ से पता चलती है, एक तो है डाइपोल 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 अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्सन।
ये दो चीज़ें हैं। जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, इसमें जो एनर्जी है, ये भी देखा कि E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁻6 के, और इसमें है E = 1/r⁻12। दो एटम जो है इसमें अट्रैक्शन में, 2 एटम्स आर एट VCD, और इसमें क्या है, 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स आर क्लोजर देन, जब VCD से पास आने लगते हैं तब रिपल्सन होने लगता है, को क्लोजर देन VCD। हाँ ठीक है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो इनके बीच में ना अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा। अब इसमें आगे देखेंगे कि जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्सन है, इसमें क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्मूला भी निकल के आता है, वो है ΔG van = A/r⁻12 minus B/r⁻6 plus Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखें तो क्या है, इसका एक ग्राफ भी बनता है। अब ये जो है रिपल्सन है, जो r⁻12 है रिपल्सन है, r⁻6 क्या है, अट्रैक्शन है। इसका एक ग्राफ बनता है ऐसे, जो ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इस लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं VCD, और ये जो डिक्लाइनिंग ग्राफ जा रहा है, ये है रिपल्सन, और जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है अट्रैक्शन। ये पॉइंट को 0 लेंगे, और वही सेम चीज़, ऊपर रिपल्सन है और नीचे अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन नेगेटिव में है और रिपल्सन पॉजिटिव में है। और जो x एक्सिस है उस पे है डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस अफेक्ट कर रहा है, तो डिस्टेंस स्टार्टिंग में तो जब डिस्टेंस बहुत कम है तो वो रिपेल करेंगे दोनों मॉलिक्यूल, तो ग्राफ में जो पॉइंट है वो सबसे हाई पे रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रिपल्सन कम होता जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो VCD हो, मतलब उनके डिस्टेंस जो डिस्टेंस होंगे वो एक, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे उतना ही डिस्टेंस मेंटेन अगर वो करेंगे तो वहाँ पे वो दोनों ही रिपल्सन अट्रैक्शन, मतलब वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर VCD भी बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस और बढ़ाते हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, पर एक पॉइंट पे अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो स्ट्रेट ग्राफ देखने को मिल रहा है, मतलब अब उससे आगे अट्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अब टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जैसे कि हमें पता है, ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है एक, इसमें दो चीज़ें आती हैं,
एक तो आता है सॉल्यूट, दूसरा आता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले तो सॉल्यूट हो सकता है ग्लूकोज और सॉल्वेंट हो सकता है वाटर। वाटर वैसे सॉल्यूशन है, तो अब यहाँ बन गया ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बन गया। ये तो सबसे बेसिक चीज़ें थी। आगे देखें, बेसिक स्किप करती हूँ, वैसे मैं मोस्टली मेन पॉइंट पे ही फोकस करूँगी कि वेट और वॉल्यूम यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है कि वेट और वॉल्यूम का यूनिट हमें पता होना चाहिए। वेट का तो केजी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, एमजी, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, एनजी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, एमएल में, माइक्रोलीटर में, नैनोलीटर में, पिकोलीटर में। तो अब जो वेट है, जैसे कि वेट अपॉन वेट, तीन चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। अगर वेट और वॉल्यूम यूनिट की बात करते हैं तो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली होती है वेट, दूसरी होगी वेट और वॉल्यूम, तीसरी होगी वॉल्यूम और वॉल्यूम। तो जो पहली वाली है वेट और वेट, तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल लें तो 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो दोनों ही ग्राम में है, मतलब दोनों ही यूनिट वेट में है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया। तो इसका मोलर सॉल्यूशन एक एग्जांपल है, मोलर सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि जो मोलारिटी होती है वो दोनों ही वेट में मेज़र की जाती है। अब वेट और वॉल्यूम का अगर देखें तो इसमें आता है जैसे मोलर आता है, नॉर्मेलिटी आती है, परसेंटेज आएगा, पीपीएम आएगा। अब इसमें जैसे 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml वाटर में ले रहे हैं, तो इसका आगे एग्जांपल मोलर, नॉर्मल, परसेंटेज, पीपीएम, ये सारा जो भी मेजरमेंट होगा ये वेट पर वॉल्यूम में होगा, वेट वॉल्यूम। और तीसरा वॉल्यूम। अब इसमें जैसे कि 5 ml एथेनॉल लिए और 95 ml वाटर में मिला दिए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉल्यूम में, मतलब सेम वॉल्यूम है। तो इसमें हम जैसे कि इसमें हम मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, ऐसे अलग अलग मेज़र करेंगे। इसको मोस्टली डाइल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे। अब मिली कितना होता है, मिली तो पता है 10⁻³ इसको क्या है डिस्कस करना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वेट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टाइप देखें तो मेजरली हमें बात करना है परसेंट सॉल्यूशन, पीपीएम सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन और नॉर्मल सॉल्यूशन। तो परसेंटेज सॉल्यूशन सबसे पहले देखें तो परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर में हम पढ़ेंगे जो भी फाइनल सॉल्यूशन है वो 100 ml के अंदर में ही होना चाहिए। जैसे सॉल्यूट अगर वो x ग्राम है तो x ग्राम को डिजोल्व किया 100 ml में, इस तरह से 1 ग्राम ग्लूकोज लिया उसको डिजोल्व किया 100 ml सॉल्यूशन में, तो वो 1% का सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, तो ये बन जाएगा 1% सॉल्यूशन। अब 5% ग्लूकोज को अगर 100 ml में डिसॉल्व करें तो वो 5% सॉल्यूशन बनेगा। अब ऐसे ही अगर 20 ml ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब क्या है, 20 ml ऑफ 10%, मतलब 10 ग्राम 20 ml ऑफ 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स कर रहे हैं 100 ml में, तो 1 ml में कितना आएगा, तो जैसे यहाँ पे
10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml। तो 1 ml में आएगा 10 ग्राम अपॉन 100 ml। तो 20 ml में कितना ग्लूकोज हुआ? 20 ml में होगा 10 ग्राम अपॉन 100 ml इंटू 20 ml। ml कैंसिल, 20 ये 2 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन में। मतलब कि 2 ग्राम ग्लूकोज लेना है और ऐड करना है वाटर, मतलब जो भी सॉल्वेंट है प्लस सॉल्वेंट। अब जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो 20 ml बनना चाहिए। मतलब कि इसका हो गया कि अगर हमें 20 ml सॉल्यूशन बनाना है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, तो हम 2 ग्राम ग्लूकोज लेंगे और बाकी जितना सॉल्वेंट है 20 ml मिक्स करने के लिए उसमें डिसॉल्व कर देंगे, तो वो हमारा 20 ml बन जाएगा सॉल्यूशन। अब ppm सॉल्यूशन। ppm सॉल्यूशन क्या है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितना सॉल्यूट है मिलियन में किसी सॉल्यूशन का, मतलब पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी मिलियन पार्ट के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर x mg है कोई भी सॉल्यूट किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो x ppm हो गया। मतलब कि अगर x mg सॉल्यूट है 1000 ml में, तो वो x ppm होगा। जैसे कि अगर 2 माइक्रोग्राम 1 लीटर में है, तो वो हो गया 2 ppm। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, सॉरी, जनरलाइज्ड वे में कि x mg, इसको mg में देखेंगे, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू x ppm। जैसे अगर 2 mg है इन 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 2 ppm। तो ppm बेसिकली क्या है कि इसको 10,000 टाइम्स, अगर 10,000 टाइम डाइल्यूशन किया जाए किसी का भी, तो वो बन जाता है उसका उतना ppm। अब इसमें जैसे आगे देखें तो नॉर्मल सॉल्यूशन को बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं इससे रिलेटेड है वन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल होता क्या है? मोल है एक यूनिट ऑफ काउंटिंग। अब यहाँ हम मोल देख रहे हैं। मोल क्या है? यूनिट ऑफ काउंटिंग। मैं एक एक लिख नहीं रही हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मोल यूनिट ऑफ काउंटिंग है, इसका फॉर्मूला होगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें 10 टू द पावर जो 23 है वो एवोगाड्रो नंबर है, मतलब 1 मोल में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, इस पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम देखेंगे मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन में क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब कि 1000 ml सॉल्यूशन में अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। मतलब इसका ऐसे डेफिनेशन होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल हैव 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब आगे देखेंगे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 10 ml, अगर हमें 10 ml ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज प्रिपेयर करना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, तो कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले लिखते हैं 1 मोल, 1 मोल में 180 ग्राम है, तो 0.1 मोलर बनाना है, तो 0.1 मोलर में 18 ग्राम हो जाएगा, और ये 18 ग्राम कितने में है? इन 1000 ml में है। 1000 ml में है तो हमें कितना बनाना है? 10 ml। 1000 ml में अगर 18 ग्राम है तो 1 ml में कितना हुआ? 1 ml में हुआ 18 ग्राम अपॉन 1000 ml, और 10 ml में कितना हुआ? 18 ग्राम अपॉन 1000 ml इंटू 10। तो ये 10 से ये कट गया, और 18 को वो करेंगे तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 100 ग्राम। इसको फर्दर करेंगे तो 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और ऐड करेंगे सॉल्वेंट। अब इसका फाइनल वॉल्यूम होगा 10 ml, तो 10 ml सॉल्यूशन ऐसे बनेगा। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी क्या होता है? अब जैसे 1 mg पर ml प्रोटीन है कोई, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 10 kg, तो अब इसका मोलारिटी क्या होगा? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी निकालेंगे, सबसे पहले ग्राम वेट दिया है 10 किलो डाल्टन, किलो को 10⁻³ मतलब 10 इंटू 1000 डाल्टन हो गया। सॉरी, ये तो ग्राम वेट नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो ग्राम वेट 1 mg पर ml लिखा हुआ है ना, 1 mg पर ml। तो 1 mg पर ml का मतलब क्या है? 1 mg पर ml मतलब कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 mg पर लीटर, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर। और मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोटीन का है 10 kg, तो 10 kg का मतलब है कि 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁴ ग्राम पर मोल। डाल्टन या फिर ग्राम पर मोल सेम ही चीज़ होता है, डाल्टन कोई दूसरा यूनिट होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁴ डाल्टन, सेम ही चीज़ है। तो हम इसको अगर mg पर लीटर में ले रहे हैं तो इसको भी उसी में लेंगे जैसे ग्राम पर मोल में लेंगे। तो अब क्या होगा? 10⁻⁴ ग्राम, 10⁻⁴ ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर है। ग्राम पर मोल का मतलब क्या है? 1 लीटर में 10⁻⁴ ग्राम है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम में कितना होगा? 1⁻⁴ मोल पर लीटर, ये होगा ना। अरे एक स्टेप मैंने स्किप किया है कि अगर 10⁻⁴ ग्राम है 1 मोल पर लीटर में, तो इसी को मैंने बस इधर उधर किया है। तो 1 ग्राम में कितना हो? 1 ग्राम में 1/10⁻⁴ मोल पर लीटर होगा।
1 ग्राम में 10 पर, अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर, 1 ग्राम में 10 पर -4 मोल होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, 1 मिलीग्राम पर ml प्रोटीन का मोलैरिटी कितना होगा, तो ये आंसर आ गया। सॉरी, अभी तो इसको फर्दर सॉल्व करना बाकी है। अभी इसको कैसे करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और कुछ नहीं गिवन है। तो 1 ग्राम में इतना है, और हमें क्या पता था यहाँ पे कि 10⁴ ग्राम पर मोल है। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 1 ग्राम में पूछा है ना, तो 1 ग्राम में 10⁻⁻⁴ अगर m है, मोलर है, तो अगर मिली में या माइक्रो में कुछ में भी जैसे कि मिली में अगर क्वेश्चन में पूछा तो हम मिली में चेंज कर लेते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 × 10⁻³ या फिर ऐसे कर 0.1 मिली मोलर, ये आंसर होगा। अब नॉर्मल सॉल्यूशन देखें, ये वाला, ये नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी 1000 वॉल्यूम ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना सॉल्यूट का है उसको बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें एसिड, बेस या सॉल्ट किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। अब इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू molecular weight upon acidity और basicity, ये फॉर्मूला है। अब एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे पता करेंगे, जो मॉलिक्यूल है जैसे HCl है तो उसका एसिडिटी 1 होता है, H2SO4 का एसिडिटी 2 होता है, H3PO4 का 3 होगा, NaOH का 1 होगा, मतलब उसका एसिडिटी और बेसिसिटी हमें खुद पता लगाना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। प्रिपेयर 100 ml ऑफ, अगर ये एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर 100 ml of 0.2 normal H2SO4। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 यूनिट। अब अगर 0.2n बनाना है तो 1n में कितना होगा, ये 0.2n, अगर 1n में होता है 49 ग्राम। कैसे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट दिया है 98 अपॉन एसिडिटी या बेसिड, तो ये एसिड है तो इसकी एसिडिटी होगी, एसिडिटी 2 होगी, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 49। अब देखेंगे इसका मतलब है एक नॉर्मल में 49 ग्राम है और हमसे पूछा है 0.2n में कितना ग्राम होगा, तो 0.2n में कितना होगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49n को, तो ये आ जाएगा 9.8 ग्राम इन, ये है 1000 ml सॉल्यूशन और हमें पूछा है 100 ml में,
तो 100 ml में कैसे निकालेंगे? 100 ml में अगर 1000 ml में 9.8 है तो 100 ml में कितना हो जाएगा? 0.98 ग्राम। ये हो गया है आंसर। अब आगे देखेंगे। अब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला होता है एक C1V1 = C2V2। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, जो C1 और V1 है ये स्टॉक सॉल्यूशन है और ये बहुत कंसंट्रेटेड होता है, ये वाला पार्ट। और C2V2 है ये वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब हम स्टॉक बना के इस कॉन्सेंट्रेशन पे रखेंगे और फिर उससे हम वर्किंग बनाते हैं कि जो यूज़ करना है। तो जो C1 है वो कंसंट्रेशन है स्टॉक सॉल्यूशन का जो हमारे पास अवेलेबल है। V1 है वॉल्यूम टू बी नीडेड फ्रॉम द स्टॉक सॉल्यूशन। अब कितना वॉल्यूम हमें चाहिए स्टॉक सॉल्यूशन से, वो है। अब जो C2 है वो कंसंट्रेशन है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन है वो C2 है। अब ये हमें रिक्वायर्ड है बनाने के लिए अपना वर्किंग सॉल्यूशन। और वॉल्यूम है V2 है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये भी रिक्वायर्ड है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रही क्योंकि ये इजी बेसिक टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड आता है इस पे क्वेश्चन। 1/2 समेशन ऑफ CN मल्टीप्लाइड ZN टू द स्क्वायर पावर 2। अब ये है फॉर्मूला जो याद करना है, इम्पोर्टेंट। अब इसमें I क्या है? I है आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ, जो CN है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, लिख लेते हैं। CN क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ZN क्या है? चार्ज ऑन आयन। तो जैसे इस पे क्वेश्चन लगा लें। क्वेश्चन है, अगर 0.2 मोलर सॉल्यूशन MgCl2 का है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? आयनिक स्ट्रेंथ। तो MgCl2 में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये इसको डिवाइड करेंगे, Mg है जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, और Cl है और वो भी 2 मॉलिक्यूल है Cl के, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास Z का वैल्यू कितना आएगा? चार्ज कितने हो गए टोटल? इसके पास तो +2 चार्ज हो गया, इसके पास 2 है और माइनस में है, तो इसके पास होगा -1 चार्ज। अब C कंसंट्रेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन 1 है और इसका मोलर दिया हुआ है 0.2, तो 1 × 0.2, यहाँ पे n था ना, मतलब CN का मतलब वही हो गया कि कितने कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2, तो इसका आंसर आ गया 0.2। अब इसका क्या करेंगे? इसका 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 0.2, तो ये हो गया 0.4। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा? I = हाफ समेशन ऑफ 0.2 इंटू 0.2 इंटू +2 का स्क्वायर। पहले वाले का अलग करेंगे, दूसरे वाले का अलग करेंगे। तो पहले वाले में +2 है Z, तो +2 का स्क्वायर, और अब इसमें समेशन करेंगे प्लस Cl। तो Cl कितना है? Cl का है C.4, इसका चार्ज है -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ये आ गया हाफ ऑफ समेशन 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0.8 आएगा, 0.8।
प्लस करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 0.4 तो 0.4 ही रहेगा। अब ये हो गया हाफ ऑफ, दोनों को ऐड कर लेंगे 0.4 तो 1.2, हाफ इंटू 1.2 तो ये हो गया 0.6। ये है आंसर, स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ है 0.6। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड, पीएच एंड बफर। अब सबसे पहले बात करेंगे एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड डोनेट करता है हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन डोनर होगा वो एसिड होंगे, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसका पीएच लेस देन होगा 7, पीएच लेस देन 7, और इसका टेस्ट होगा सोर टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है एसिड का HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH ये वीक एसिड है। अब जैसे HCl कैसे है कि ये H अगर ये डिसोसिएट होता है तो H प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा, तो H प्लस ये डोनेट कर रहा है इसलिए ये एसिड है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये हो गया H प्लस प्लस CH3COO माइनस। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट बेस का। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? तो एवरी एसिड ऑन डिसोसिएशन यील्ड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इसमें ये जो एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो जो भी मिल रहा है उसको कॉन्जुगेट बेस बोल रहा है। ये सारी चीजें H प्लस को रिलीज होने के बाद ये जो है ना, ये है कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस। आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जैसे ये भी है कि H2O है वो डिसोसिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस। अब दोनों का ही जो pH होता है वो -7 होता है, तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट होगा उनको बोलेंगे आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको देख लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, H2O डिसोसिएट होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये H प्लस और OH माइनस बना लेगा। अब इसका भी इसका मोलारिटी होता है 10⁻⁷, इसका भी मोलारिटी होता है 10⁻⁷, और इसका होता है 55.56 मोलर। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिनोट करेंगे KW से। ये क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अगर 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ करें तो KW इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर pH अगर टेम्परेचर लो करें 25 से तो KW भी लो होगा, मतलब लो टेम्परेचर पे KW लो होगा और हाई टेम्परेचर पे KW हाई होगा। अगर एसिड और बेस दोनों को एक्वस इन्वायरमेंट में मिलाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि अगर HCl को हम वाटर में मिलाते हैं तो वहाँ से H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, प्लस वाटर तो रहेगा ही, तो वाटर से मिल के ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O, तो ये भी एक तरह से एसिड ही होगा। और बेस क्या करेंगे, बेस जैसे KOH वो डिसोसिएट होकर K प्लस और OH माइनस बनाएगा। अब इस डिसोसिएशन के बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को क्लासीफाई करते हैं।
तो वीक एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो 100% एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, H2SO4, और वीक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। अब पीएच क्या है? व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? इसका आंसर जानने के लिए हम देखेंगे कि पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनवर्स रिलेशनशिप विद द H+ कंसेंट्रेशन। मतलब कि pH इज इक्वल टू pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्स रिलेशन होता है तो 1/H+। तो इस तरह से pH इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो लॉग लग जाएगा, लॉग लगेगा तो 1/H+ हो जाएगा, और H+ को ऊपर ले जाएंगे तो pH इज इक्वल टू -log H+। अब जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका pH, why pH of distilled water kept in beaker under pH meter is not exactly 7? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है pH मीटर अगर उस पर रखे तो एग्जैक्टली 7 क्यों नहीं होता? अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठा सकते हैं अलग अलग। अब pH जो प्योर वाटर का होता है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। मतलब pH वैरी विथ pH of pure water only. Pure water vary with temperature. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो उससे pH डिफर करेगा। तो एक फॉर्मूला और है, pH + POH इज इक्वल टू 12। आगे pH का देखें। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम ऐसे है कि वेट अब जैसे है कि अगर कोई सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, जैसे 10⁷, 9, 8 इतना मोलर तक, तो क्या होगा कि pH जो होगा वो 7 के सबसे मोस्ट नियर जो 7 के होगा वो pH हो जाएगा। लाइक अगर 10⁻⁻8 है और 10⁻⁸ है तो इसका pH हो जाएगा 6.95। अगर log की वैल्यू 1.1 लेके चलेंगे, log की वैल्यू 1.1 आती है इसके बाद, तो log 1.1 की वैल्यू आ जाएगी 0.04, तो इसका pH आ जाएगा 6.95। एक और है कि pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। अगर दो मिक्सचर है, 2 एसिड है, यहाँ एसिड 1 और इधर है एसिड 2, इन दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ 1 और 2 को मिक्स कर दिया इक्वल वॉल्यूम में। वॉल्यूम इक्वल है, ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम इक्वल है। अब क्या होगा इसका आंसर कि इस वाले रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है इसका pH कितना होगा? तो इसका आंसर होगा कि जो pH होगा वो लेसर देन एवरेज एंड क्लोज टू द एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब एवरेज से तो कम होगा, लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके पास में होगा। जैसे कि
जैसे समझ लो एसिड 1 है, इसका पीएच कितना था, इसका पीएच 6 था। एसिड 2 का पीएच कितना था, 3 था। दोनों को मिक्स किया तो इनका एवरेज कितना आएगा, 6। एक कोई और वैल्यू ले लेते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। पीएच इसका 4 लेते हैं, तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा इसका 6 + 4/2 मतलब 5। तो 5 आ रहा है। और इसमें से एसिडिक कौन सा है, एवरेज से हमेशा कम होगा, ये ध्यान रखना है। तो जो रिजल्टेंट पीएच है वो शुड बी लेस देन एवरेज एंड क्लोज टू एसिडिक 1। तो इसमें से एसिडिक 4 वाला है, तो जो ऑप्शन दिए होंगे वो 4 और 5 के बीच वाला चूज करेंगे हमेशा। अब ये एसिड की बात हो गई, अब बेस की बात करें। अगर 2 बेस है, यहाँ बेस 1 और दूसरा है बेस 2, इन दोनों को मिक्स किया जाए तो ये रिजल्टेंट जो होगा इसका पीएच क्या होगा, ठीक है। दोनों का यहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। तो इसका आंसर में जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन एवरेज होगा। और इसका जो भी एवरेज लेंगे, एवरेज x आया, तो इसका आंसर शुड बी ग्रेटर देन x। अब तीसरा कंडीशन है कि एक एसिड और एक बेस, इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए, तो रिजल्टेंट का पीएच क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा पीएच जो 7 होगा उसके पास वाला होगा वही होगा, मतलब कोई भी कितना भी एसिडिक हो कितना भी बेसिक हो, आंसर शुड बी नियर pH 7। 7 के पास जो वाला भी होगा वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अभी तक हमने ये मिक्सचर की बात कर ली कि पीएच रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, मैं वो सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। तो हम बस यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कवर करेंगे जो मेन पॉइंट है। तो आगे जब देखेंगे तो डिसोसिएशन पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं Ka से। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। अब ये जो Ka होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड स्ट्रेंथ से। अब इसको ऐसे शो करेंगे जैसे Ha कोई एसिड है, इसको डिसोसिएट करना है तो ये हो जाएगा H प्लस A-। तो ये X बना और ये X बना, और इसको तो बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जैसा कि पहले डिस्क्राइब किया था कॉन्जुगेट बेस। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, Ka इज इक्वल टू H प्लस A- अपॉन HA। ये है इसका फॉर्मूला, इक्वेशन। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड Ka शुड बी हायर। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज़्यादा Ka, जैसे कि देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन, जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा डिसोसिएशन। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ वीक एसिड बाय % डिसोसिएशन। तो इसका क्वेश्चन है जैसे 0.1 m लैक्टिक एसिड विच शो
1% डिसोसिएशन, व्हाट विल बी इट्स पीएच। अगर इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, 0.1 मोलर का कोई लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन है और वो 1% डिसोसिएशन शो कर रहा है, तो इसका पीएच क्या होगा। तो पीएच, अब पीएच के लिए हमें पीएच का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। जैसे पीएच का क्या था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये था। तो इसमें मोलर जो आता है उसको रख देते हैं H प्लस की जगह, तो यहाँ से ऐसे पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ अब 10⁻³ में से ऊपर ये 3 वाला आगे आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका पीएच हो जाएगा 3। अब हमने H अब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में कि 10⁻³ H प्लस की जगह क्यों रखा, तो इसमें ऐसे रखा कि जो H प्लस है, जैसे यहाँ 1% डिसोसिएशन दे रहा है, 1% का मतलब 1/100 और कितना है 0.1, तो इंटू 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10⁻² ऊपर गया इंटू 10⁻⁻1, इस तरह से H प्लस का वैल्यू आया 10⁻3। अब आगे है pH ऑफ वीक एसिड यूजिंग Ka वैल्यू। pH ऑफ वीक एसिड, यहाँ पे K को यूज करते हुए निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये आता है कि H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट का Ka और यहाँ पे HA। तो इस तरह से pH में पुट करें, जैसे pH का फॉर्मूला ये था माइनस लॉग H प्लस, तो इस H प्लस की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो इसमें है 0.1 m एसिड है कोई और उसका K वैल्यू है 10⁻⁻5, तो इसको सॉल्व करेंगे। H प्लस इज इक्वल टू होगा अंडर रूट K की वैल्यू है 10⁻⁻5 और HA तो ये वैल्यू होगी कितना मोलर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10⁻⁻1, इसका वैल्यू है 10⁻6, अंडर रूट में अगर 10⁻6 है तो बाहर निकालेंगे 10⁻-3, तो अब pH इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग, अगर 10⁻-3 करेंगे तो 3 आएगा pH। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है pKa का, जैसे K वैसे pK, तो वो कैसे होगा कि H प्लस से हम निकालते हैं pH माइनस लॉग नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं pH इज इक्वल टू लॉग 1/H प्लस। तो अब अगर K जैसा हमने ऊपर देखा था, K का फॉर्मूला था ये H प्लस और ये A, तो K अगर हम देखें तो उसकी जगह हम लिखते हैं pKa। pKa होता है log ऑफ 1/Ka, 1/Ka। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर उसका हाई Ka है, K ज़्यादा है लेकिन इसका pKa कम होगा क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और वीक एसिड जो है इसका K कम है तो इसका pKa हाई होगा। तो K और pKa के बीच में ऐसे हम प्रूव करते हैं कि इनके दोनों के बीच में K एंड pKa, इन दोनों के बीच में लॉग इनवर्स रिलेशनशिप है,
पीके क्या होता है? पीके इज ए पीएच एट विच कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी इन इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पीके एक ऐसा कंसंट्रेशन है, नहीं सॉरी, पीके एक ऐसा पीएच है जिस पे वीक एसिड का कंसंट्रेशन और उसके कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन दोनों इक्विमोलर हो। मतलब कि अगर ये HA कोई एक एसिड है, डिसोसिएट होकर H+ और A- बना रहा है, तो यहाँ पे अगर लेट से 50% डिसोसिएशन हो रहा है और ये एक बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि pH पहले तो इसका 1 था और इसका 0 था, इसका भी 0 था। अब जैसे डिसोसिएट हुआ, 50% डिसोसिएशन हुआ, तो ये 0.1 रह गया, ये 0.5 रह गया, 0.5 रह गया, ये भी 0.5 रह गया, तो दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन में है। तो अब क्या हुआ कि पीके इज पीएच वेयर एसिड गेट 50% डिसोसिएशन। तो इससे पता चलता है कि पीके इज पीएच वेयर एसिड इज 50% डिसोसिएटेड। अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनका लो पीके होता है और जो वीक एसिड होंगे इनका हाई पीके होता है। जैसे यहाँ पे बात किया। अब पीके क्या है? नंबर ऑफ पीके वैल्यूज इन मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयनाइजेशन ग्रुप व्हेन कैन डिनोट H+। तो पीके का जो नंबर है वो मॉलिक्यूल के नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब आयनाइजेशन ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर एक है तो एक होगा, दो है दो होगा, मल्टीपल पीके भी होते हैं। जैसे H3PO4 है, ये मल्टीपल डिसोसिएशन शो करता है। H3PO4 ये डिसोसिएट होता है H2PO4, फिर ये होता है HPO4, ये यहाँ से PO4 बन जाता है, हर तरफ से ये H+ निकलता जा रहा है। तो इसका पीके 1 हो जाएगा, पीके एक पीके यहाँ, एक पीके यहाँ और एक पीके यहाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल पीके होंगे। अब बफर और थर्मोडायनेमिक देखते हैं। पीके और उससे रिलेटेड एक और ग्राफ आता है, जैसे कि ये ग्राफ बना है, तो जो वैल्यू जहाँ पे एसिड बेस दोनों ही इक्विमोलर में है, ये वाली, ये होगा पीके। बफर और ये आगे बात करेंगे, बफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले देख लें बफर। बफर होता क्या है? मिक्सचर ऑफ एसिड, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। मतलब वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, ये होता है बफर। और ये बफर की प्रॉपर्टी होती है कि ये रेजिस्ट करता है पीएच को, रेजिस्ट चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर एक बीकर ले लें और इसमें हम क्या करेंगे, वीक एसिड डालें, वीक एसिड डालें और कॉन्जुगेट बेस डालें, तो ये हमारा बफर बन के तैयार हो गया।
अब इस बफर में कितना भी बाकी एसिड डालो, बेस डालो, इसमें कोई भी पीएच में चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये होती है ग्राफ, टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व, इसमें एक ऐसा ग्राफ होता है, वही जो मैंने पहले बात की उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ आएगा पीएच वाई एक्सिस पे और यहाँ पे आएगा OH इक्विवेलेंट। अब ये एरिया जो है जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्विमोलर है, यहाँ पे pH इज इक्वल टू pKa है, और एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका होता है 4.76। इसको ऐसे डिनोट करें CH3COOH, डिसोसिएट होने के बाद भी CH3COO माइनस के बराबर है। अब ये जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं बफरिंग जोन, बफरिंग रीजन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ का पीएच होता है लगभग 5.76 से लेके 3.76 तक। अब ये ऐसा पीएच होता है जहाँ पे 50% डिसोसिएशन हो जाता है, इसी को तो पीके बोलते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको दिया था हेंडरसन एंड हैसेलबैल्च ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेंडरसन एंड हैसेलबैल्च इक्वेशन। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन क्या है, Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस अपॉन HA। अब इसको अगर दोनों साइड में लॉग अप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आता है pKa इज इक्वल टू PH माइनस लॉग A माइनस अपॉन HA। मतलब ये हो गया बेस अपॉन एसिड या फिर डीप्रोटोनेशन अपॉन प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोनेटेड। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो नोट कर लो। हेंडरसन एंड हैसेलबैग इक्वेशन क्या है, pKa इज इक्वल टू pH माइनस लॉग माइनस नहीं होता है, प्लस होता है गेस, pH इज इक्वल टू नहीं सही है, pK इज इक्वल टू है ना। अब हम अगर pH और pK को चेंज कर दें, ये वाला फॉर्मूला, इसको ज़्यादातर इसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि pH इज इक्वल टू, क्योंकि pH ही पूछते हैं अक्सर, तो pKa प्लस लॉग होता है यहाँ पे, और ये होगा H माइनस और यहाँ पे HA, ये याद करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो pKa वैल्यू है ना, वो ऐसे इस पे भी डिपेंड करती है। जैसे ये जो हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं, जैसे कि एसिड और बेस अगर दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं, मतलब एसिड इज इक्वल टू अगर बेस है, एसिड इज इक्वल टू बेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa हो जाता है। और अगर एसिड ज़्यादा है बेस से तो pH हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड
पीएच को कम करता है, तो पीएच कम हो जाएगा, pKa बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर बेस ज़्यादा है, बेस इज ग्रेटर देन एसिड, तो यहाँ पे pH बढ़ जाएगा pKa से। अब बफर pH कहाँ पे होगा? बफर pH का यूनिट होगा +-1 ऑफ pKa, मतलब जो भी pKa उससे +1 या फिर -1। फिजियोलॉजिकल जो pH होता है वो 7 होता है। अब इसी इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। PYQ अगर देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद ही करना है। अब जो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन है, इसका कुछ इक्वेशन और बनाए गए, जैसे pH और pK बराबर है, मतलब डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन दोनों ही इक्वल हो रहा है, 50% डीप्रोटोनेशन 50% प्रोटोनेशन। लेकिन अगर pH = pKa + 1 है तो 90% डीप्रोटोनेशन होगा और 10% प्रोटोनेशन होगा, और pH = pKa + 2 है तो 99% डीप्रोटोनेशन होगा और 1% प्रोटोनेशन होगा। pH = pKa - 1 है तो 10% डीप्रोटोनेशन होगा और 90% प्रोटोनेशन होगा। अब इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बेस अपॉन एसिड को करना है तो 50-50 है तो 1/1 हो गया, 90-10 है, तो ऐसे ऐसे रेशियो को हमें ये जरूरी होता है। तो ये जो भी मैंने अभी बताया इसको याद करना है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि इस पे ऑलरेडी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। अब अगर हम बफर का डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दें तो उसके पीएच में बहुत चेंज आते हैं, जैसे कि 1 मिलियन फोल्ड कर दे या 10 मिलियन फोल्ड कर दे तो उसका पीएच अफेक्ट होगा। अब पीएच जो भी अल्टर होगा वो 7 के पास में होगा। अगर ओरिजिनल बफर एसिडिक है तो पीएच स्लाइटली लेस देन 7 हो जाएगा, और ओरिजिनल बफर अगर अल्कलाइन है तो पीएच जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 7 रहेगा, मतलब 7 के पास ही रहेगा। एसिडिक रहेगा अगर बफर तो 7 से थोड़ा कम हो जाएगा, अगर बेसिक बफर होगा तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बफर का स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है मोल पर लीटर ऑफ एसिड और बेस। जो एसिड और बेस का मोल पर लीटर का है रेशियो, उस पर ही डिपेंड करता है। अब आगे थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सारे फॉर्मूले ही याद करने हैं मोस्टली, क्योंकि हमें तो वही चाहिए, हम कॉन्सेप्ट जानने का अब तो टाइम है भी नहीं। अच्छा है कि कॉन्सेप्ट जानो, बट अभी के लिए फ़िलहाल फॉर्मूला ही रट लो। अब थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले आता है यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रही कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, कौन कौन से लॉ हैं, क्या है फोर्स, क्या है वर्क, क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, ये सब नहीं करें। तो हम सबसे पहले यूनिट ऑफ एनर्जी देखेंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी, तो यूनिट ऑफ एनर्जी को हम लिखते हैं कैलोरी में। तो 1 कैलोरी =
4.184 जूल, जिसको नियरली हम 1 कैलोरी इज इक्वल टू नियरली 4.2 जूल लिखते हैं। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट नीड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री। उतना अमाउंट हीट का चाहिए हमें जिससे हमारा जिससे हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकें। अब ये चीज़ याद रखना है, एक्सचेंज करने का यूनिट, जैसे कि 1000 कैलोरी में 1 किलो कैलोरी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। 1 किलो कैलोरी का मतलब है 1000 कैलोरी। अब वही सेम अगर 1 केजे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1 किलो जूल। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो सराउंडिंग सिस्टम से मिलके यूनिवर्स बनता है, फिर सिस्टम पे काम हो रहा है कि सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। इसमें दो अलग अलग टाइप का सिस्टम आता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम से दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मैटर और एनर्जी। ओपन है तो उससे दोनों ही एक्सचेंज होंगे, ऐसे याद कर लो कि वो ओपन ही है, मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे दो चीज़ की बात करेंगे, एनर्जी चेंज हो रहा है और मैटर चेंज हो रहा है, दोनों ही सिस्टम से सराउंडिंग में चेंज हो रहा है। अब ओपन सिस्टम होते हैं, इसका एग्जांपल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम। और क्लोज्ड सिस्टम होते हैं, एक्सचेंज सिर्फ एनर्जी का होगा, कोई मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। हीट तो रिलीज हो सकता है लेकिन मैटर नहीं जा सकता क्योंकि वो क्लोज है। एग्जाम्पल है कि अगर बॉटल है, वो बॉटल के अंदर वाटर भरा हुआ है और उस पर हम कैप लगा के बंद कर दें तो वहाँ से पानी निकल के तो बाहर नहीं चला जाएगा, लेकिन हीट, अगर गर्म पानी रख रहे हैं बॉटल में तो वो ठंडी हो सकती है, हीट डिसोसिएट हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एक्सचेंज होता है एनर्जी का ना ही मैटर का। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका एग्जाम्पल होता है यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है उसमें ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। अब इसमें हम दो फंक्शंस की बात करेंगे, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन के अंडर में हम देखेंगे ये डिपेंड करता है फाइनल स्टेट पे। अब इनिशियल स्टेट पे वो कहाँ था, कौन से पाथ से होके आया, इन सब चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इसमें हम ये देखते हैं स्टेट फंक्शन में कि वो फाइनल कहाँ पे था और अब कहाँ पे आ गया, बस ये देखेंगे कि फाइनल पे कहाँ पे पोजीशन पे है। और जो पाथ फंक्शन होता है उसमें ये देखेंगे कि किस किस पाथ को फॉलो करते हुए आया है, पूरा पाथ को एनालाइज करेंगे। अब इसमें आता है स्टेट फंक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम। जैसे प्रेशर है, प्रेशर में ये नहीं देखते क्या कहाँ से फॉलो करते आया है, प्रेशर किस पॉइंट पे फाइनली लग रहा है ये देखेंगे। वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, बस इससे मतलब है। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, जैसे यहाँ है प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, इंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं और फ्री एनर्जी को G से करते हैं। ये सारे स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन सिर्फ दो होते हैं, एक तो हीट होता है, दूसरा होता है वर्क किया गया है तो कैसे किस किस पाथ से किया गया है। जैसे कि एक सर्कल में एक ग्राउंड है, अब ये एक बंदा है, अब ये दौड़ लगा रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ आया, समझ लो यहाँ तक आ गया। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये यहाँ था और अब यहाँ आ गया, हम देखेंगे ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ आया, तो पूरे पाथ को एनालाइज करेंगे, तब जाके इसका वर्क डन डिसाइड करेंगे। तो वर्क और हीट दोनों का ही पाथ हम देखते हैं। अब जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या बताता है कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम और उसकी सराउंडिंग की है वो कांस्टेंट है। सिस्टम सराउंडिंग मिला के यूनिवर्स हो गया, मतलब यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वही आपस में एक्सचेंज होती रहती है, दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, बट ना ही वो बढ़ती है ना ही वो घटती है, वो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ
फर्स्ट लॉ, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसमें सबसे पहले है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिस्टम। ये एक स्टेट फंक्शन है। कोई भी एनर्जी एक सिस्टम में है तो उसको क्यू से लिखते हैं और इसको बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी। अब अगर हीट गेन हो रहा है, हीट गेन होगा तो प्लस क्यू होगा और यहाँ पे जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा। और अगर हीट लॉस होता है तो माइनस क्यू होगा, मतलब डेल्टा ई होगा वो नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, तो जो सिस्टम है वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा है तो उसको कुछ मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वर्क डन प्लस होगा, तो इसका एनर्जी भी पॉजिटिव में होगा। और अगर वर्क डन सिस्टम को ही करना पड़ रहा है बाय सिस्टम को खुद करना पड़ रहा है तो वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ये है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे देखेंगे डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी, यहाँ लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू है वो नियरली कांस्टेंट, मतलब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हो रहा है तो डेल्टा ई तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा। अब इंथैल्पी की बात करेंगे। पहला था ये इंटरनल एनर्जी, दूसरा है इंथैल्पी। इंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से। H क्या है? अगर ये हीट कांस्टेंट, हीट जो एक्सचेंज होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। सबसे पहले तो देखो इंथैल्पी H इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है U प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे P जीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा? H इज इक्वल टू U हो जाएगा, मतलब इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एंट्रोपी है तीसरा। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, पहले तो इसको डिनोट करते हैं S से। यहाँ पे S का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू Q बाई T। और इसका यूनिट होता है जूल पर कैलोरी, जूल पर केल्विन। ये टेम्परेचर है T, ये टेम्परेचर है और ये तो हीट है। तो क्या हो गया? जूल पर कैलोरी या फिर जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन, टंग ट्विस्टर हो गया।
सेकेंड लॉ देखेंगे। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ पहले बताता क्या है कि कोई भी सिस्टम है, इफ आइसोलेटेड सिस्टम टेंड टू प्रोसीड फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू डिसऑर्डर स्टेट। कोई ऑर्डर स्टेट है, वहां से डिसऑर्डर स्टेट में जाएगा, जैसे कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑल इंक्रीज। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली एक ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट में जाएगा, तो वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सेकेंड लॉ में हम मोस्टली एंट्रोपी की बात करते हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे इसके अंदर में। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में जो एंथैल्पी है वो स्पॉन्टेनियसली डिसाइड नहीं होता, लेकिन एंट्रोपी खुद से डिसाइड हो सकता है। ये प्रिडिक्ट करता है रिएक्शन को, प्रिडिक्ट रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये ज्यादा करेक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा, कौन सा नहीं फेवरेबल होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, जिसमें H क्या है, टोटल एनर्जी, T है, और T और S को मिला के बोलेंगे, एक मिनट, T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी। अब जो डेल्टा जी है, अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी, इसको अलग अलग तरीके से, ये नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, खुद से प्रोसीड करेगा आगे। ये पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तब तो इक्विलिब्रियम में है। अब जो यहाँ पे डेल्टा एच है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। गिब्स फ्री एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला होता है, इसको अलग अलग मॉडिफाई किया है। अब एक जो लाइन इंपॉर्टेंट है, जिससे पीवाईक्यू में आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि डेल्टा जी डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, ये सिर्फ बता सकता है कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में। ये सिर्फ रिएक्शन का डायरेक्शन दे सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब जो एक और टर्म आता है इसमें, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा जी नॉट से।
ये एनर्जी वो है जो काम करने के लिए अवेलेबल है, रियल एनर्जी है। और जैसे कि ए कोई मॉलिक्यूल है, वो बी में चेंज हो रहा है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी यूज़ करेगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ अगर वहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो। अब इसमें जो फॉर्मूलेज होते हैं वो एक जगह लिस्ट कर लेंगे, आगे और भी बहुत सारे इक्वेशन है, उसको पढ़ने के बाद ही करेंगे, अभी करने का कोई मतलब नहीं है। और एक होता है ले चिटेलियर प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि एनी डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टिमुलेट ए प्रोसेस दैट टेंड टू रीस्टोर द सिस्टम टू इक्विलिब्रियम। मतलब कोई भी अगर डेविएशन हो रहा है इक्विलिब्रियम से, तो एक ऐसे प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है जिससे वो फिर से रिस्टोर कर ले और फिर से इक्विलिब्रियम पे सिस्टम पहुंच जाए। ये ले चटेलियर प्रिंसिपल है। इन्होंने कुछ कुछ इक्वेशंस भी दिए हुए हैं। हाँ, बात करें ले चटेलियर प्रिंसिपल। अब इन्होंने के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पी अपॉन एस ये दिया हुआ है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई सबस्ट्रेट है, वो आपस में एक दूसरे को, जैसे अगर प्रोडक्ट बढ़ गया तो वो सब्सटेंस में चेंज होगा, सब्सटेंस बढ़ गया तो प्रोडक्ट में चेंज होगा, ऐसे ऐसे करके वो इक्विलिब्रियम सेट करके रखते हैं। अब के इक्विलिब्रियम जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है, या एक भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है। तो जैसे कि इसमें जैसे एक एग्जांपल ले, तो कोई ए मॉलिक्यूल है, बी में चेंज हो रहा है, ये 1 मोलर है, चेंज होके 1 मोलर बना रहा है, और एक टाइम पे 0.5 मोलर है और ये बन गया 1.5 मोलर। जैसे 1 मोलर ये था, ये 1 मोलर बी बना चुका था, जब 0.5 मोलर ये रह गया, मतलब 0.5 बी में कन्वर्ट हुआ तो ये 1.5 रह गया। अब इसका अगर निकालें तो के इक्विलिब्रियम आएगा। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1.5 और सबस्ट्रेट है 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके आगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितना हुआ, इस बेसिस पे भी हम करते हैं कि इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है। अब कुछ कुछ इन्होंने दिया था कि अगर के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा है तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और के इक्विलिब्रियम अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा। सबस्ट्रेट ज़्यादा होने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड होगा, मतलब रिवर्स होगा। और के इक्विलिब्रियम अगर 1 आता है तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट होंगे, इस केस में इक्विलिब्रियम रहेगा। अब जैसे यहाँ पे के इक्विलिब्रियम हमने जो सॉल्व किया, इसका 3 आ गया, मतलब 1 से ज़्यादा है तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि 1 पहले स्टार्टिंग में थे, फिर ये 0.5 रह गया, मतलब प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब जो रिलेशनशिप है ये भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसका एक इक्वेशन आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी। और डेल्टा जी नॉट अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो -2.303 आर टी लॉग, ये एल एन में है, ये लॉग में है, के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो आर है
R की वैल्यू होती है 1.987, T की वैल्यू होती है 298 केल्विन। अब हम अगर सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट निकालते हैं कि इसको लॉग को सॉल्व कर लें, तो जैसे 2303 RT लॉग ये है, इसको सॉल्व कर लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.36 अगर किलो कैलोरी पर मोल में है, तो अगर जूल पर मोल में है तो इसको लिखते हैं 5.7 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाता है -1.36 लॉग के इक्विलिब्रियम अगर किलो कैलोरी पर मोल है, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -5.7 लॉग के इक्विलिब्रियम, ये है किलो जूल पर मोल। अब होता है, नेक्स्ट होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं KD, और दूसरा एक चीज होता है बाइंडिंग और एसोसिएशन कांस्टेंट। ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इसको डिनोट करते हैं KA। दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स रिलेशन मतलब कि KD इज इक्वल टू 1/KA, ये होता है। नेक्स्ट है वांट ऑफ इक्वेशन। want of equation is relationship between K equilibrium enthalpy and entropy। इसका इक्वेशन आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम। इसको मॉडिफाई करेंगे तो दोनों का रिलेशनशिप अगर हो तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। सॉल्व करने के बाद आएगा ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R डॉट 1/T प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन R। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x एक्सिस पे 1/T, y एक्सिस पे ln K इक्विलिब्रियम, और ये पॉइंट जो है ये है डेल्टा S नॉट अपॉन R, और ये है स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन R। पॉइंट ये इंटरसेप्ट है और ये है स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा H नॉट अपॉन R। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये है 1/T इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये ln के इक्विलिब्रियम है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है।
एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी, एडीपी, ये सारे। तो इसका जो रिएक्शन होता है एटीपी में 2 एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं, 2 एनर्जी रिच बॉन्ड्स। पहले तो एटीपी प्लस H2O ये रिएक्ट करेगा और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसका डेल्टा जी नॉट हो जाता है -30.5 किलो जूल पर मोल। एक और रिएक्शन है एटीपी प्लस H2O और यहाँ से बनता है AMP प्लस PPI पायरोफॉस्फेट। इसका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -45.6 किलो जूल पर मोल। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस का रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइड्रेशन। अब डेल्टा जी निकालें यहाँ से, डेल्टा जी इज इक्वल टू -50.5 टू -65.5 किलो जूल पर मोल। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स एंड पार्शियली सील्ड नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल। जो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है वो पार्शियली सील्ड करता है नेगेटिव चार्ज को, जिससे एटीपी या एडीपी स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसका एक ग्राफ बनता है ऐसे, डेल्टा जी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे Mg2 प्लस और इसका ग्राफ ऐसे डिक्लाइनिंग, ये ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या है, अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब लेस नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव में है, जितना ज़्यादा मैग्नीशियम बढ़ेगा रिएक्शन उतना लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव होगा मतलब कि कम स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से नहीं हो पाएगा। तो एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर और पीपी है इज मोस्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रेट बताएंगे। रेट इज इक्वल टू होता है dx/dt और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन देखें। इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मोनोमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर A से P बन रहा है, मतलब कोई एक सबस्ट्रेट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये होगा मोनोमॉलिक्यूलर। और A प्लस B मिल के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, मतलब A at T is equal to A naught at starting और e to the power KT। ये सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब जो यूनिट है इसका ये होता है
सेकेंड इनवर्स, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर है रेट, इधर है सबस्ट्रेट। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। तो इसका होगा रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस KC, मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो K कांस्टेंट लगा देंगे, और इसका T हाफ होता है, T हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन K, और T हाफ इज इक्वल टू 0.69 अपॉन K इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, अगर इधर ln A लिखेंगे, ln A, और एक्स एक्सिस पे टाइम, सॉरी इसका ऐसे नहीं बनता, हाँ सही है। अब एक और ग्राफ बनेगा, अगर यहाँ कंसंट्रेशन रहेगा और यहाँ पे टाइम, तो ऐसे ग्राफ बनेगा डिक्लाइनिंग। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर में क्या है? सेकेंड ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस C का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस KC का स्क्वायर। ये फाइनल है कि रेट इज इक्वल टू माइनस KC स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे DC अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस KC स्क्वायर। अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो y एक्सिस पे सबस्ट्रेट आएगा और x पे टाइम आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर एक ही ग्राफ में दिखाते हैं, तो ये फर्स्ट अगर है, ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अगर ऐसे आपस में कंपेयर करें तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में बनता है 1 अपॉन सबस्ट्रेट, यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे टाइम, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब इन्वर्सली है। अब इसका यूनिट होगा K इज इक्वल टू मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसमें टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसका रेट होगा K के बराबर, इसका यूनिट होता है मोल पर सेकेंड इनवर्स, मतलब मोल पर सेकेंड। और इसका ग्राफ बनेगा, रेट यहाँ लेंगे अगर y पे और इधर लेंगे सबस्ट्रेट, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कांस्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ जाए रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता। तो दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर कंसंट्रेशन y एक्सिस पे लें और इधर टाइम लें, तो कंसंट्रेशन जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब टाइम जितना बढ़ेगा कंसंट्रेशन उतना कम होगा। हाँ तो ठीक है, ये होता है, इसको K से डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। अब अगर सारे ऑर्डर का ग्राफ कंपेयर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ फर्स्ट एक चार्ट बना लेंगे, सेकंड और ज़ीरो, अब इसमें होगा अगर
3 तरह का ग्राफ बनता है फर्स्ट ऑर्डर में। 3 तरह का ग्राफ बनता है। एक तो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन और x पे टाइम। टाइम और कंसंट्रेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो ये ऐसे डिक्लाइनिंग जाएगा, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। और लॉग सी और टाइम देखें तो लॉग है तो इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही कम हो जाएगा। और रेट देखेंगे, रेट और सबस्ट्रेट, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा रेट इसका बढ़ता है। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ेगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, इसमें भी 3 ग्राफ आएंगे। पहला है कंसंट्रेशन, तो तीनों ऑर्डर का हम यहाँ पे ग्राफ एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट का हमने देखा कि 3 ग्राफ बना, और सेकंड का हम बना रहे हैं कि एक्स पे कंसंट्रेशन लेंगे, वाई पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। यहाँ पे टाइम लेंगे तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग ग्राफ देखने को मिलता है। और दूसरा ग्राफ होता है कि 1 अपॉन कंसंट्रेशन लेंगे और टाइम लेंगे, तो ये स्ट्रेट बनेगा कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर अपोजिटली देखें तो जितना बढ़ रहा है, मतलब जितना कम हो रहा है टाइम के साथ साथ उतना ही कंसंट्रेशन, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और तीसरा है कि रेट और सबस्ट्रेट, तो इसमें ऐसे ग्राफ आता है, कर्व आता है। और ज़ीरो ऑर्डर का बनाएंगे। ज़ीरो ऑर्डर में 2 ग्राफ बनते हैं, एक रेट का एक कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन का तो पता ही फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ज़ीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो इसका होगा कांस्टेंट, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो रेट उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे वही चीज़ ये कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा डिक्लाइनिंग, और ये रेट का था जो कि सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट होगा, सबस्ट्रेट वो टाइम के साथ था। तो जैसे सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ा लो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, रेट उतना ही जाएगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये था केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट देखेंगे कोलागेटिव प्रॉपर्टीज। कोलागेटिव प्रॉपर्टीज, कोलागेटिव क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और आयन बट नॉट अपॉन आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट की आइडेंटिटी क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इसमें कोलागेटिव प्रॉपर्टी में हम कुछ 4 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला है वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये भी कम होगा। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बढ़ता है, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होगा, पाई इज इक्वल टू ICRT, ये है इसका फॉर्मूला। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इथेनॉल, मेथनॉल, यूरिया, नॉन पोलर सॉल्यूट, ये सब जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं और ईजिली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो इनका कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि इथेनॉल, मेथनॉल, यूरिया या फिर नॉन पोलर कोई भी सॉल्यूट आ गया, तो इनका कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट का क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, नॉन परमेबल होना चाहिए। तो किन सॉल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, पोलर सॉल्यूट का और
नॉन परमिएबल, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ना कर पाए या फिर डिफ्यूज ना कर पाए, इनका आएगा। और यहाँ पे ये जो आई है ये है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल डिसोसिएट बाय सॉल्यूट। सॉल्यूट के द्वारा कितने सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं, ये बताता है आई, वांट ऑफ फैक्टर। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोलीन, एलानीन, ये जो चारों हैं इनका आई इज इक्वल टू 1 होता है। कौन से चारों लिख लेते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोलीन और एलानीन। क्योंकि इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये कोई डिसोसिएशन नहीं करते, इसलिए आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब जो NaCl है, NaCl का आई होता है 2, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, इसका आई हो जाएगा 3, क्योंकि ये डिसोसिएट करके 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे, NaCl डिसोसिएट करके 2 मॉलिक्यूल बनाएगा और ये डिसोसिएट नहीं होते हैं ग्लूकोज सुक्रोज, इसलिए इनका 1 होगा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ये बॉक्स बनाया, इस साइड पे 0.2 की मोलैरिटी है, इस साइड पे 0.1 की मोलैरिटी है, इधर ग्लूकोज प्रेजेंट है और इधर NaCl प्रेजेंट है। अब इसमें मोलैरिटी मतलब बताना है कि क्या होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू ICRT, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट करेंगे तो पहले ग्लूकोज वाले के साइड देखेंगे तो आई होता है इसका आई 1 होता है, तो 1 इंटू कंसनट्रेशन दे रखा है 0.2 और RT तो दोनों में सिमिलर है, कट जाएगा और इधर हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो दोनों का ही आंसर रहेगा 0.2 मतलब दोनों आइसोटोनिक हैं, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट वीडियो में।